हेलो स्टूडेंट, स्वागत है कवजेवी साइंस क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आज के एक नए सेशन में हम आ गए हैं जिसमें बायोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का हम क्यों करने वाले हैं। ये चैप्टर आपका जो जिन चैप्टरों का सबसे ज्यादा वेटेज होता है नीट एग्जाम में, उन चैप्टरों में से एक है जिसका नाम है क्या? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, यानी वंशागत और विविधता के सिद्धांत। वंशागत और विविधता के सिद्धांत चैप्टर को हम आप पूरा देखने वाले हैं। पीवाईक्यू पीओक्यू कहाँ से आपको पता है कि हम जब भी सेशन लेते हैं तो आपका 2023 से 2001 तक का पीवाईक्यू पूरा कंप्लीट करते हैं। यानी पिछले जो भी आपके 20-22 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। साथ ही इनके क्या होता है, आपका भरपूर प्रैक्टिस होता है और साथ ही रिवीजन भी होता है कि हर सेशन में आपका प्रैक्टिस भी होता है, रिवीजन भी होता है। और रिवीजन मतलब वो टॉपिक जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमें पूछे गए हैं उन टॉपिक का आपका क्लियर एक्सप्लेनेशन होता है। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दो, अपने दोस्तों के शेयर करो ताकि वो भी तैयारी अच्छे से कर सके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम फिर से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, एकदम जम के करेंगे। तो जी जान लगा के पढ़ना है। आप बैठ जाओ ध्यान से, हर एक क्वेश्चन को आओ। क्वेश्चन आपके सामने आता है तो क्वेश्चन आप खुद से पढ़ा करो। देखो करने अगर क्वेश्चन पढ़ने तरीके क्या, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन आ गया, तो इस क्वेश्चन को जैसे सामने आता है तो आप खुद से इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, ठीक है। अब उस चारों ऑप्शन को पढ़ो, देखो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, यानी आप उसको खुद से पहले हल करो। फिर हम जब बता देते हैं उसको मिलाओ कि क्या आपने सही किया था। अगर सही किया था तो बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, वेल मेंटेन है। लेकिन अगर आपका आंसर गलत आ रहा है तो आप ये देखो आपने कहाँ गलत किया, किस शब्द को आप नहीं समझ पाए जिसकी वजह से आपसे गलती हुई, या कौन सी चीज आपको नहीं आ रही। तो इस तरीके से आप करोगे तो आपका प्रैक्टिस रिविजन के साथ साथ आपका जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है ये भी आसान हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से आप जल्द से जल्द करना सीख जाओगे। और क्योंकि देखिए आप कितना भी किताब पढ़ लो, लेकिन आप जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक आपको एक डर सा लगा होता है कि क्वेश्चन किस तरीके से किस टाइप के आएंगे, हम क्वेश्चन बना पाएंगे या नहीं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा नीट का पीवाईक्यू कराया जा रहा है, जहाँ से आप देख सकते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। और इसी लेवल क्वेश्चन आपका फिर से आएगा, ठीक है। तो इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस नॉर्मल ये होते हैं, थोड़ा सा हार्ड या मॉडरेट लेवल में होते हैं या इजी भी होते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा हार्ड ही होता है, ठीक है। तो इसी बेस पर इसी जो रेंज है आपका, कि इसी आधार पर जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल है इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके क्वेश्चन है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी जरूरत है करना। तो इसलिए अगर आप नहीं इस जानते हो, देखो यहाँ पर आपका चल रहा है गेम चेंजर सीरीज। गेम चेंजर सीरीज जो किसके लिए है? नीट 2024 के लिए है। तो सिर्फ नीट 2024 के लिए जो अभी आपके जो बचे हैं 30-35 दिन, इन 30-35 दिन में इसको पूरा कवर कर लीजिए। और जो चैप्टर आपका कमजोर है उन चैप्टर को देखिए वहाँ पीवाईक्यू कराया गया है, और नहीं कराया गया तो जो बचे हैं उन सभी का पीवाईक्यू अभी आगे वाले सेशन में होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा एंटीराइनम। एंटीराइनम तो स्नैपड्रैगन एक पौधा होता है में एक लाल पुष्प को श्वेत पुष्प के साथ प्रजनन, किसको? लाल पुष्प को श्वेत पुष्प का प्रजनन कराए तो यौवन में गुलाबी पुष्प प्राप्त होते हैं। यौवन कैसे पुष्प प्राप्त होते हैं? गुलाबी। फिर करा जब गुलाबी पुष्पों को स्वपरागित करा के F2 पीढ़ी में लाल सफेद, देखो श्वेत लाल और गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए तो निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। पहले देखो यहाँ पर हुआ क्या था। यहाँ पर यहाँ लाल मतलब रेड, और आपका क्या होगा? श्वेत मतलब स्मॉलर स्मॉलर। इनका जब संकरण कराया गया तो F1 पीढ़ी में आप बताओ क्या प्राप्त होगा। अगर इनका संकरण कराया जाएगा तो F1 पीढ़ी में देखो क्या प्राप्त होगा, सबके सब यहाँ सबका आर स्मॉलर, फिर इसका इसके साथ होगा ये भी स्मॉल आर, यहाँ से इसके साथ कराओगे कैपिटल आर स्मॉलर, और फिर लास्ट में इसके साथ कराओगे ये भी आपका आएगा कैपिटल आर स्मॉलर। ये चारों हो गए। चारों कैसे होते हैं? ये गुलाबी रंग होते हैं। कैसे होते हैं? ये चारों के चारों आपके होते हैं, ये चारों के चारों आपके कैसे होते हैं? गुलाबी, ठीक है। फिर कह रहा है इनमें स्व संग्रह करा देगा। स्व संग्रह कराएंगे देखो क्या होगा, ये दोनों से क्रिया कैपिटल आर बनाएगा। फिर ये इसके साथ क्रिया करके कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इसके साथ क्रिया करके कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिर आपका लास्ट वाला इसके साथ क्रिया करके स्मॉल आर स्मॉल आर, ये बनाएगा। तो यहाँ पर देखो अनुपात क्या आएगा। अगर इनकी बात करें अनुपात की तो यहाँ अनुपात क्या आएगा? देखो एक कैपिटल आर है, दो कैपिटल आर स्मॉल है और एक स्मॉल है, यानी इनका अगर जीनो टाइप देखो क्या देखोगे? जीनो टाइप। तो जीनो टाइप इनका आएगा क्या? 1:2:1। अगर इसका फिनोटाइप देखो क्या देखोगे? फिनोटाइप। टाइप ये भी कितना आएगा? 1:2:1, क्योंकि इनका लक्षण जीन प्रारूप का क्या होता है? लक्षण प्रारूप दोनों के दोनों जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों क्या होते हैं? समान ही आते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन पढ़ो, देखो क्या कहा। इस प्रयोग में पृथक्करण का नियम लागू नहीं होता। तो पृथक्करण का नियम लागू होता ही नहीं। अगर पृथक्करण का नियम लागू नहीं होता तो ये देखो ये आपका लाल था और ये आपका कैसा था? श्वेत।
तो जो आपका F2 पीढ़ी में प्राप्त हुआ, देखिए ये आपका लाल है, ये गुलाबी है और ये का श्वेत है। तो यहाँ पर लाल और सफेद फिर से अलग नहीं होते, यानी यहाँ पर पृथक्करण का नियम लागू हो रहा है, यानी यहाँ पर नहीं हो रहा है लेकिन हो रहा है, इसका मतलब ये कथन गलत है, ये कथन गलत है। देखो ध्यान सुनो, कथन गलत है, ठीक है। अगला पढ़ो, यह प्रयोग प्रभाविता के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता, बिल्कुल प्रभाविता के नियम का अनुसरण नहीं करता, बात सही है। अगर प्रभाविता का अनुसरण करता तो F1 पीढ़ी में सभी के सभी लाल होते, क्यों? क्योंकि लाल प्रभावी होता है, सफेद अप्रभावित होता है, सभी लाल होते हैं, लेकिन यहाँ गुलाबी हुआ, ठीक है। फिर F1 में गुलाबी रंग अपूर्ण प्रभाविता को कारण आया, बिल्कुल। यहाँ पर लाल रंग सफेद रंग पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं था, यानी ये क्या थे, अप्रभावित, ठीक है। तो अप्रभाविता का नियम यहाँ पर सही है। फिर F2 का अनुपात 1/4, देखो 1/4 लाल, 1/4 लाल, मतलब देखो 1 2 1 का मतलब आपका टोटल कितने हैं, 1 2 3 और 1 4, टोटल 4 है। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, 1/4 अनुपात 2/4 अनुपात 1/4, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ये अनुपात के रूप में लिखा, तो ये भी सही है, आपका ऑप्शन तीनों सही। बस जब पहला क्या कथन गलत है, आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में गलत कथन चुनिए। अब बताओ गलत कथन चुनने को कहा था, तो गलत कथन चुनने को कहा था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए ही गलत है, बाकी तीन के तीनों सही है। तो अब बताओ क्वेश्चन कैसा था, क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया? अगर क्वेश्चन समझ आया जल्दी सेशन को लाइक कर दो। अब बढ़ते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट में पढ़िए पहले कि कहा गया है, कहा अनुचित कथन का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर भी आपको कथन नहीं दिया है, अगर आपको देखो पढ़े हो तो कथन आपको कुछ भी देगा, आप कर ले जाओ। पहले पढ़ो, पहला क्या करें, मानव नरों में एक लिंग गुणसूत्र दूसरे की अपेक्षा बहुत छोटा होता है, बिल्कुल सही है। इसमें देखो जो वाई गुणसूत्र होता है वो यक्ष की तुलना में बहुत छोटा होता है, इस तुलना में बहुत छोटा होता है, तो ये आपका कथन पहला सही है। फिर आपको कहा है नर फल मक्खी विषम युग्मकी होते हैं, नहीं। नर फल मक्खी क्या होते हैं, आपके विषम की होते हैं या नहीं? देखो नर फल मक्खी क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। अगुणित मतलब आपके ये सम विषम का खवाली नहीं होते, ये अगुणित होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, नर टिड्डे में 50% शुक्राणुओं में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। देखो नर टिड्डे में बिल्कुल सही, क्योंकि नर टिड्डों में जो लिंग निर्धारण होता है वो होता है आपका यक्स ओ। कौन सा होता है, यक्स ओ। तो यहाँ पर आपका लिंग निर्धारण 50% में नहीं होता। फिर आपको कह रहा है पालतू मुर्गों में संतति का लिंग शुक्राणु के प्रकार पर निर्भर करता है, न कि अंडाणु पर। ये क्या बोलते हैं, मुर्गा, मुर्गा मतलब ये क्या है, पक्षी है आपका, ये क्या है आपका पक्षी। अब देखो अगर ये आपका पक्षी है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, देखो पक्षी है तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आए कि पक्षियों में क्या होता है, पक्षियों में देखिए होता है यक्स यक्स और यक्स ओ प्रकार का, या आप इसको लिख सकते हो जेड 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 डब्ल्यू प्रकार का। यहाँ पर जो इस समयोजी होते हैं ये होते हैं आपके नर, ये कौन होते हैं, नर। जबकि विषमयोजी कौन होते हैं, ये होते हैं आपकी मादा। तो पक्षियों में या मुर्गों में यहाँ पर जो बात की गई उनमें लिंग निर्धारण मादा के द्वारा होता है, नर के द्वारा नहीं। अब मादा में अंडाणु जिम्मेदार होता है, शुक्राणु नहीं। तो यहाँ सबसे क्या कर रहा है कि पालतू मुर्गों में लिंग शुक्राणु के प्रकार पर निर्भर करता है, अंडाणु के नहीं। उल्टा रहते हैं, अंडाणु पर निर्भर करता है, शुक्राणु पर नहीं। यानी ये आपका गलत कथन। तो आपसे पूछा भी क्या था, अनुचित कथन है, गलत कथन चुनिए। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब बताइए क्वेश्चन समझ आया, बिल्कुल सिंपल था। आप चारों कथन पहले पढ़िए। देखिए अगर आपको समझ लग रहा है कि दूसरा जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा नर फल मक्खी विषम की होती है, तो ये देखो कथन आपको गलत लगा, लेकिन आप चारों क्वेश्चन पहले पढ़ो, ठीक है। देखो विषम इसलिए लिखा क्योंकि नर में जो होता है ये आपका अगुणित होता है, कैसा होता है, अगुणित। अब अगर ये समूह कब होगा, जब आपका द्विगुणित होता है, जब द्विगुणित हो जाए या तो एक्स एक्स होता है या तो जेड जेड होता है, तब सम होता है। लेकिन ये अगुणित है तो क्या है, अगुणित मतलब यहाँ पर आपका एक्स ओ प्रकार का होता है, ऐसा होता है एक्स ओ प्रकार, एक ही गुण होता है, दूसरा गुण लिंग गुण होता है। समझ आ गया, अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या करा, आनुवंशिक मानचित्र के निर्माण में के लिए कौन सी मानचित्र इकाई सेंटीमार्गन अपनाई गई, ये सेंटीमार्गन लिखा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज समझना होगा, क्या, ये सेंटीमार्गन, देखो सेंटीमार्गन क्या होता है, सेंटीमार्गन होता है, ये किसकी इकाई होती है, मानचित्र की इकाई होती है। मानचित्र किसकी, मानचित्र की इकाई होती है, आनुवंशिक, आनुवंशिक मानचित्र की क्या होती है, इकाई होती है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब ये देखो इस यहाँ पर कुछ और पूछा है, लेकिन हो सकता है मेरे 2024 में क्वेश्चन पूछ ले कि आनुवंशिक मानचित्र की इकाई क्या होती है। तो आनुवंशिक मानचित्र की इकाई क्या होती है, सेंटीमार्गन, क्या होता है, सेंटीमार्गन। समझ में आ गया, चलिए अब इसको क्वेश्चन पढ़िए। तो ये क्या होगा, 50% क्रॉस ओवर को निरूपित करते हुए गुणसूत्रों पर जीनों के मध्य की दूरी इकाई है, नहीं इसमें 50% नहीं होता। फिर कितना होता है, इसमें मात्र 1% होता है, याद रखो कितना होता है, 1%। क्या ऑप्शन देखो कहीं 1% दिया है, ऑप्शन दिया है 1%। तो 1% क्रॉस ओवर सम्मिलित रूपित करते हैं और गुणसूत्रों पर जीनों के बीच की दूरी का इकाई होता है। देखो जब आपका एक छोटा सा आपको नाम होता है टी एच मार्गन, आपको याद है, टी एच मार्गन, टी एच मार्गन, टी एच मार्गन ने एक नियम दिया, संलग्नता, संलग्नता।
संलग्नता मतलब क्या था कि जब समजात गुणसूत्र पर जो जीन होते हैं वो पास पास होने का एक दूसरे के साथ लगे रह जाते हैं और दूसरे पीढ़ी में चले जाते हैं, उनका क्या पुनर्योगज नहीं होता है, अलग नहीं होते हैं, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, संलग्नता। अब संलग्नता जो दर्शाते हैं तो उनमें क्रॉस ओवर कितना परसेंट होता है, तो संलग्नता में जो क्रॉस ओवर होता है मात्र 1% या इससे भी कम होता है। इसी को बताया था, तो यही पर आपका सेंटीमार्गन में बताया गया। इसको कौन बताया था, देखो इसको आपका सेंटीमार्गन में बताया गया और इस प्रकार आपको समझाया गया कि देखो अभी आपको इसी से टॉपिक से संबंधित आगे एक और क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जिसे सेंटुअर्स ने नववैज्ञानिक ने क्या किया था, बताया था कि कौन कितना लिंग संलग्न दर्शाता है नहीं दर्शाता है, इनमें क्रॉसओवर सेंटीमार्गन क्या होता है, ये सब चीजें बताई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, अब बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहीं पर आ गया आपका अगला क्वेश्चन, यहीं पर क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है और ये कौन सा है, देखिए ये भी 2019 है। तो 2019 में दोनों क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब एक ही टॉपिक से दो दो क्वेश्चन उठा पूछ लिया। देखो यहाँ पर क्लास और पूछा था। अब देखो आगे क्या करा जीनों के बीच दूरी के मापन के रूप में एक ही गुणसूत्र पर जीन युग्मों के बीच पुनर्योगज की आवृत्ति की व्याख्या किसके द्वारा की जाती है। पुनर्योगज की आवृत्ति कितना है, कितने परसेंट होती है, 1%, 10%, 5% या 20%। तो इसको बताया किसने था, इसको बताया था अल्फ्रेड स्टुअर्ट स्वेन ने। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को किसने बताया था, अल्फ्रेड टुअर्ट्सविन ने। और टीएस मार्गन ने संलग्नता को बताया था, संलग्नता। तो संलग्नता के उन्होंने बताया था, लेकिन इनके बीच जो आवृत्ति है पुनर्योगज की, उसको क्या था, उसको बताया था किसने, अल्फ्रेड स्टुअर्टविन। समझ आएंगे, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एक ही टॉपिक से एक ही जगह से पूछे गए, बस थोड़ा सा आगे और पीछे पूछे गए। तो इसलिए किसी भी टॉपिक पर पढ़ो तो उसको कंसिस्टेंस होकर एकदम अच्छे से पढ़ो, ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट में देखिए अगर वह आनुवंशिक विकार कौन है जिसमें एक व्यक्ति में मुख्यतः पौरुष विकास होता है, यानी मादा लक्षण होते हैं और यह बाज होता है। यानी वह कौन से व्यक्ति है जिसमें क्या होते हैं, मादा लक्षण पूछा जाते हैं और वह बाज होता है, उसमें जनन क्षमता नहीं होती। तो डाउन सिंड्रोम, देखिए डाउन सिंड्रोम होता है लेकिन इसमें मादा का विकास, तो इसमें पुरुष नहीं होता है। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में नहीं होगा। क्लाइनफिल्टर, हाँ क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होगा। क्यों, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, 47 गुणसूत्र होते हैं, कितने, 47, यानी इसमें 2 एक्स और 1 वाई होता है, अब प्लस यहाँ पर 44, 44 प्लस 2 एक्स और वाई, यानी इसमें 2 एक्स है ना कि मादा का लक्षण होता है और 1 वाई होने का नर का लक्षण होता है। ये कैसे होता है, देखो अधिकतर इसमें जो नर होते हैं, नर वो लंबे होते हैं, लंबे, और इनमें जो आपका वृषण कोष होता है वो अल्प विकसित होता है। इसमें वृषण क्या होता है, वृषण अल्प विकसित होता है, अल्प विकसित होता है। अगर वृषण अल्प विकसित है तो ये शुक्राणु का निर्माण नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या होते हैं, बाज होते हैं। और तीसरी बात, इनमें स्तन का भी विकास होता है, मतलब जैसे मादा में होता है उसी प्रकार इसमें क्या होता है, स्तन का विकास हो जाता है, विकास हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये संरचना बनती है इसमें। तो ये आपका क्या हो गया, आपका आनुवंशिक विकार में कौन सा दर्शाएगा, तो आपका होगा क्लाइनफिल्टर, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम भी नहीं। अब बढ़े आगे, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत रूप से सुमेलित है, इन 4 युग्मों को दिए, इसमें कौन सा ऐसा जो गलत रूप से सुमेलित है। यक्ष ओ प्रकार लिंग निर्धारण टिड्डों में होता है, बिल्कुल सही बात है कि टिड्डों में यक्ष ओ प्रकार का ही लिंग निर्धारण होता है। फिर एबीओ रक्त समूह सप्रभावित रहता है, बिल्कुल सप्रभावित रहता है। क्यों, क्योंकि देखो एबीओ रक्त समूह में क्या होता है, आपका ए ग्रुप होता है, बी ग्रुप होता है, ओ ग्रुप होता है और ए बी ग्रुप होता है। तो ए बी ग्रुप में ए भी आता है और बी भी आता है, तो दोनों साथ में प्रभावित होते हैं, ये दोनों साथ में प्रभाविता का लक्षण होता है। फिर मटर में मंड संश्लेषण बहुविकल्पी नहीं, मटर में संश्लेषण होता है बहुविकल्पी कारण नहीं होता। ये किस कारण होता है, देखिए एक जो मटर में मंड का संश्लेषण, मंड संश्लेषण मतलब उसको जो बीज का आकार होता है भरा होता है गोला होता है, उसके लिए उसमें मंड संचित होता है। तो मंड के संचित होने के लिए जो जीन कार्य करता है, देखो यहाँ पर जो इसके लिए जो जीन कार्य करता है, ये जीन एक से अधिक लक्षणों को, एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करता है, अधिक लक्षणों को नियमित करता है, रेगुलेट करता है, को रेगुलेट करता है, लिख सकते हो आप, रेगुलेट करता है, या इसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसलिए इसका नाम देखिए इस होता है प्लियोट्रोपिक। क्या होता है, प्लियोट्रोपिक जीन। ये आपका होता है प्लियोट्रोपिक जीन होता है। क्या होता है, प्लियोट्रोपिक जीन। तो ये आपका यहाँ पर गलत है, तो ये आपसे पूछा था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो टीएस मार्गन क्या संलग्नता, बिल्कुल दर्शाया भी आपको पीछे बताया कि टीएस मार्गन संलग्नता को बताया। तो आपको समझ आया आंसर, समझ आएगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्या करा निम्नलिखित अभिलक्षणों में से कौन से मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागत को दर्शाते हैं, यानी इनमें से ऐसा कौन है, निम्नलिखित अभिलक्षणों में से कौन से मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागत को दर्शाते हैं। देखो पहली बात प्रभाविता, बिल्कुल सही बात, ये प्रभावित को दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर आपका जो होता है IAIB और एक होता है स्मॉल आई, या इसी को IO भी दर्शाते हैं, IO से। देखो IO क्या होता है, अप्रभावी होता है, कि IA और B प्रभावी होते हैं। ये दोनों के साथ जब ये आता है तो ये क्या होता है, प्रभाविता का नियम दर्शाते हैं, यानी ये नहीं दर्शाते कि IA और B दर्शाते हैं, तो प्रभाविता का नियम दर्शाते हैं। दूसरा सर्वप्रभाविता, बिल्कुल सर्वप्रभाविता, क्यों? क्योंकि IA अगर IB हो जाता है, ये किसको ग्रुप होता है, AB ब्लड ग्रुप दर्शाता है, यानी सप्रभाविता को भी दर्शाते हैं। तीसरा फिर कह रहा है बहुअलील, बिल्कुल बहुअलील को भी दर्शाते हैं, क्योंकि इसमें 3 ठो है आपके, क्या 3 ठो जीन है, ये अलग अलग लक्षणों को प्रभावित करते हैं, बहुअलील को भी दर्शाते हैं। अपूर्ण प्रभाविता नहीं, अपूर्ण प्रभाविता को नहीं दर्शाते हैं। बहुजीनी वंशागत ये भी नहीं दर्शाते। तो आपका पहला, दूसरा और तीसरा होता है। अब ऑप्शन देखो, दूसरा तीसरा चौथा एक गलत हो गया, पहला दूसरा तीसरा, हाँ ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर पहला दूसरा और तीसरा सही होगा, बाकी नहीं सही। ये कथन था किसके बारे में, रुधिर वर्ग के बारे में मनुष्य के। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट में देखिए क्या कर रहा है, एक स्त्री के लिए यक्ष गुणसूत्र। देखो क्वेश्चन को पढ़ते हुए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा दो, ठीक है। यक्ष गुणसूत्र में यक्ष संलग्न अवस्था है, यह गुणसूत्र किसमें वंशागत होगा। अगर एक स्त्री है, उसकी यक्ष गुणसूत्र में यक्ष संलग्न है अवस्था है, कोई आपका रोग है, ग्रसित है, उसका जीन है, फिर कह रहा है तो यहाँ किसमें वंशागत होगा, केवल पोता पोतियों में, नाती नातियों में, केवल पुत्रों में, केवल पुत्रियों में, पुत्र, जैसे स्त्री। तो देखो जैसे यहाँ पर नर होगा और यहाँ पर स्त्री आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, यक्स वाई, इसमें आपको होता है यक्स, अगर यक्स संलग्न है, इसमें आपका एक संलग्न है। अब ये अगर एक संलग्न, मान लो कोई भी जीन है एक संलग्न है, अब ये किस में जाएगा, तो देखो अगर इसका क्रॉस कराओगे आप यहाँ से यक्स, फिर अगर इसका क्रॉस के साथ कराओगे तो यक्स यक्स, फिर यहाँ से इसका क्रॉस कराओगे यक्स सी वाई, अब फिर लास्ट में अगर इसका क्रॉस कराओगे क्या होगा, यक्स। देखो ये किस में जा रहा है, एक इसकी क्या पूछा है कि यह गुणसूत्र किस में वंशागत हो सकता है। तो देखो ये अपन पीढ़ी में अगर आप देख रहे हो, तो ये आपका क्या होगी, ये आपकी होगी पुत्री, और ये आपका क्या होगा, ये पुत्र और पुत्री दोनों, पुत्र पुत्री दोनों में होगा, तो आपका पुत्र पुत्री दोनों में होगा, ऑप्शन नंबर डी। पुत्र और पुत्री दोनों में हो रहा है कौन, ये संलग्न अगर वो मादा में, ठीक है, क्योंकि मादा दोनों में एक होता है, देश जाता ही है जाता है, तो ये आपका दोनों में हो सकता है। समझ आ रहा है, एकदम सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको आ जाए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या करा, थैलेसीमिया एवं दात्र कोष का अर्थ दोनों ग्लोबिन अणु के संश्लेषण में समस्या के कारण होते हैं, उचित कथन का चयन कीजिए। तो अब बताओ ये 4 कथन आपको दिए, देखिए यहाँ पर आपको चीज थोड़ा ध्यान से सुनना, इसको समझने से पहले अगर आपको थोड़ा जगह हो तो बता दिया, चलिए जगह नहीं फिर भी आपको हम नीचे ध्यान दीजिए। देखिए होता क्या, अगर हम बात करें किसकी, थैलेसीमिया की, पहले बात करते हैं थैलेसीमिया, थैलेसीमिया, ये दोनों देखिए आपके क्या है, हीमोग्लोबिन में कुछ न कुछ परिवर्तन कारण उत्पन्न होते हैं, अरक्तता, ठीक है। तो थैलेसीमिया में होता क्या है, तो हीमोग्लोबिन में 4 अणु होते हैं, कितने, हीमोग्लोबिन में 4 अणु होते हैं, 4 4 4 अणु होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि 2 अणु नहीं बन पाते, 2 अणु नहीं बन पाते किसी कारणवश, तो यहाँ पर क्या होता है, मात्र 2 अणु बनते हैं, 2 अणु बनते हैं, यानी 2 अणु की क्या हो गई, कमी हो गई, 2 अणु की कमी हो गई। अब कमी हो गई तो यहाँ पर कौन सी त्रुटि हुई, तो यहाँ पर त्रुटि हुई परिणात्मक, परिणात्मक त्रुटि हुई, कौन सी त्रुटि है, परिणात्मक त्रुटि। तो यहाँ परिणात्मक त्रुटि हो रही थैलीसीमिया में। वहीं अगर बात करें किसी दात्र कोशिका अर्थता की, इसकी दात्र कोशिका अर्थता, देखो दात्र कोशिका अर्थता में क्या होगा, दात्र कोशिका अर्थता, इसमें देखो सिंपल बात होता है कि इसमें 2 श्रृंखला होती है, मतलब टोटल 4 श्रृंखला होती है, 2 बीटा और 2 अल्फा। तो जो बीटा श्रृंखला होती है, कौन सी, बीटा श्रृंखला में देखो पहले और छठे स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल होता है, लेकिन वहां पर वालिन आ जाता है, क्या आ जाता है, वालिन के बाद प्रतिस्थापन, यानी छठे पर क्या होता है, एक अमीनो अम्ल का प्रतिस्थापन हो जाता है, यानी इसमें कुछ न कुछ क्या आ जाती है, परिवर्तन हो जाता है। तो परिवर्तन होने के कारण यहाँ पर जो आपका होता है, तो इसमें छठे स्थान के चेंज होने का इसकी गुणात्मक त्रुटि आती है, कौन सी त्रुटि आती है, गुणात्मक, गुणात्मक
तो याद रखो सिकल सेल एनीमिया यानी आपका दांत कोष की अर्धता में गुणात्मक त्रुटि आती है, जबकि आपका थैलेसीमिया में कौन सी त्रुटि आती है, परिमाणात्मक। अब आप ऑप्शन पढ़ लो, देखो पहला करा दोनों ग्लोबिन श्रृंखला में संश्लेषण में गुणात्मक, तो दोनों में नहीं आती, सिर्फ एक में आती है, किसमें, सिकल सेल एनीमिया में, तो ये आपको गलत हो जाएगा। फिर दोनों ग्लोबिन श्रृंखला संश्लेषण की परिणात्मक, अब दोनों परिणात्मक भी नहीं है, ये सिर्फ किसमें होता है, थैलेसीमिया में होता है। थैलेसीमिया ग्लोबिन अणु में कम संश्लेषण के कारण होता है, हाँ ये बात सही, कि थैलेसीमिया में कम संश्लेषण कारण ऐसा होता है। फिर दात्र कोशिका अर्धता ग्लोबिन अणु में परिणात्मक समस्या के कारण होता है, ये भी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है, क्योंकि इसमें थैलेसीमिया क्या होता है, परिणात्मक रूप से कम मात्रा में बनता है, तो इसकी कमी हो जाती है। समझ आ गया, सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको अगर ये दो चीज पता थी, अगर आपको इसके बारे में पता था तो आप इसको डेफिनेटली कर ले जाते। ठीक है, अगर नहीं पता तो अब इसको पढ़िए, अगर नहीं अभी भी दिक्कत आ रहा है तो बुक उठाइए, पूरा इसको पढ़ डालिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए इसमें क्या कर रहा है, यदि पति एवं पत्नी का जीनोटाइप एवं है, इनके बच्चों के रुधिर वर्गों में कितने जीनोटाइप फिनोटाइप संभव हैं। तो फिर से पढ़ लो कि पति एवं पत्नी के जीनोटाइप एवं, यानी यहाँ पर देखो कुछ मिसिंग, यानी क्वेश्चन ही आपका पूरा नहीं, ये आपका क्वेश्चन पूरा नहीं है, ये आपका क्वेश्चन पूरा नहीं, तो आपको इसको कैंसिल करो, देखो आपको क्वेश्चन पूरा कर दे रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कह रहा है पति और पत्नी, देखो अगर पति का क्या है, पति का जीनोटाइप है IA, और पत्नी का है IP, इस तरीके से मान लो कुछ है। ठीक है, IA IO और फिर यहाँ पर IPI, तो अगर इसका अगर जीनोटाइप ये पति का हो गया और ये मान लो पत्नी का हो गया, आप ये बताओ कि इसमें जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होगा। ठीक, तो देखो आपको क्वेश्चन है नहीं, यहाँ बना दे रहे हैं एक क्वेश्चन आपको, ताकि आप समझ पाओ। ठीक है, तो पहले इनका क्रॉस करा देते हैं, अगर पति पत्नी का क्रॉस कराएंगे तो यहाँ देखिए क्या होगा, IA और फिर IO क्रॉस IB फिर IO, अगर इनका क्रॉस कराओगे आप तो क्या बनेगा, तो इसका पहले इसके साथ कराओगे तो ये होगा IA IB, फिर इसका इसके साथ कराओगे तो क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा IA IO, इसका अगर इसके साथ कराओगे तो क्या बनाएगा, ये देखो ये बनाएगा IPIO, और फिर इसका इसके साथ करा दोगे तो क्या बना देगा, यहाँ से बना देगा आपका OI। ये आपका देखो यहाँ पर ये ए और बी दोनों, इसका मतलब ये आपका AB ग्रुप होगा, ये A और O है मतलब ये आपका ग्रुप होगा, BO है तो आपका B ग्रुप होगा, और ये आपका O ग्रुप होगा। इसमें चारों ग्रुप आ गए, चारों ग्रुप आ गए, AB भी आ गया, A भी आ गया, O भी आ गया और सब आ गया। ठीक है, तो ये सब के सब इसमें आ जा रहे हैं, तो चारों ग्रुप इसमें उपस्थित है। ठीक है, तो ये आपका मिला हो गया। तो कह रहा है, देखो नेक्स्ट कह रहा है, इसमें बताओ इसमें जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होगा, तो देखो सबके चारों के चारों अलग आए। ठीक है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, लेकिन इसका जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों अलग होगा, यानी जीनोटाइप इसका क्या होगा, देखो चार जीनोटाइप चार फिनोटाइप, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, चार फिनोटाइप भी होगा चार जीनोटाइप। ठीक, अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या करा, एक रोग जो अलिंग गुणसूत्र प्राथमिक अभियोजन के कारण होता है कौन सा है, यानी वह कौन सा रोग है जो अलिंग गुणसूत्र, सबसे पहली बात कि अलिंग गुणसूत्र है, और प्राथमिक अभियोजन, अभियोजन मतलब वियोजन नहीं हुआ है, तो किस कारण होता है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, आपका टर्नर सिंड्रोम जो है ये आपका लिंग गुणसूत्र है, क्लाइनफेल्टर ये दोनों लिंग गुणसूत्र है, ये लिंग गुणसूत्र के कारण होते हैं, ज्यादातर कुछ कारण होता है ये लिंग गुणसूत्र, लेकिन यह आपका अरुण कारण नहीं होता है, ये आपका किस कारण होता है, ये सिंपल सी बात है, आपको अभी पीछे बताया है कि यहाँ हीमोग्लोबिन की जो संरचना होती है उसमें परिवर्तन कारण होता है। तो डाउन सिंड्रोम जो होता है, देखो ये 21वीं जोड़ी, कौन सी 21वीं जोड़ी के 21वीं जोड़ी के अवियोजन कारण होता है, यानी यहाँ पर क्या होता है 21वीं जोड़ी जो होता है वो चिपके रह जाते हैं, क्या हो जाते हैं, चिपके रह जाते हैं, जिससे क्या होता है इसमें एक गुणसूत्र संख्या बढ़ जाती है, यानी इसमें क्या हो जाता है, इसमें आपका हो जाता है, देखो 21वीं जोड़ी जो होता है 21वीं जोड़ी, इसके तीन गुणसूत्र हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, तीन, क्योंकि दोनों अलग नहीं होते हैं, मतलब माता में से या फिर नर में से आप बोल सकते हो, माता पिता में से किसी एक में 21वीं जोड़ी के अलग नहीं होते, दोनों साथ में रह जाते हैं और मिलकर त्रैसंयोजी बना देते हैं, और इस प्रकार ये आपका क्या हो जाता है, अवियोजन अलिंग गुणसूत्र हो जाता है, यहाँ आपका डाउन सिंड्रोम होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब किसके कारण होता है ये भी याद रखो आप कि 21वीं जोड़ी के कारण होता है, 21वीं अलिंग गुणसूत्र के कारण। ठीक, आगे बढ़े, नेक्स्ट न्यूज क्या करा, निम्नलिखित में से मटर के कौन से लक्षण पर मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों पर विचार नहीं किया था, यानी ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसमें मेंडल के द्वारा अपने प्रयोगों पर विचार किया गया था या नहीं किया गया। चार ऑप्शन आपके पास हैं, तो आप पढ़ लो, अगर आपको सातों ऑप्शन पढ़ा अगर याद है, सात के सातों क्या थे तो उसको आप जल्दी से कर लो, तो और अच्छी बात है। देखो यहाँ पे क्या कहा, तना,
लंबा बौना, बिल्कुल इस बारे में बात हुआ है वहां पर, ये तने की लंबाई या तो लंबा और बौना। दूसरा त्वचा रोम, ग्रंथिल और ग्रंथि, इसकी बात नहीं हुई। ग्रंथिल और ग्रंथि, त्वचा रोम की बात नहीं हुई, किसमें, मेंडल में। फिर बीज का रंग हला पीला, ये हुआ है। फली फूली हुई और सिकुड़ी हुई, ये भी हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें त्वचा रोम की कोई बात नहीं हुई है, कि मेंडल के नियम में कोई त्वचा रोम की बात नहीं। तो ये आपसे पूछा था कौन विचार नहीं किया गया, तो आपका ये। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट करा, उस क्रियाविधि को जिसके कारण एक जीव का एक संलग्न समूह से दूसरे है क्या कहा जाता है, संलग्नता समूह को चला जाता है, यानी यह क्या होता है। करा, उस क्रियाविधि को बताइए जिसके कारण एक जीन एक संलग्न समूह से दूसरे में चला जाता है, क्या कहा जाता है, उसी प्रक्रिया को कहते क्या है, असंलग्नता समूह को चला जाता है। यानी यहाँ पर सिंपल सी बात कर रहा है कि दो चीजें हैं, कि यहाँ पर दो जीन है, ठीक है। ये यहाँ पर दो, देखिए ये आपका डीएनए गुणसूत्र हो गया, इस पे दो जीन थे, ये दोनों जीन संलग्न थे। लेकिन अगर ये यहाँ से यहाँ चला गया और यहाँ से कोई दूसरा जीन आ गया यहाँ पर, ये इसको क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया का नाम क्या है। इस प्रक्रिया का नाम से होता है स्थानांतरण। क्या होता है, स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब एक स्थान दूसरे स्थान पर हो जाता है, ठीक। तो स्थानांतरण होता है, सिंपल सी बात। सही है, चले आगे। तो आपका जीन विमेय नहीं होगा, प्रतिलोमन सब कुछ नहीं होगा, आपका क्या होगा, स्थानांतरण। ये सिंपल से प्रक्रिया है, अगर आप पढ़े होगा तो आपको डिफिनेटली आता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तरह एक वर्णांध पुरुष एक ऐसी स्त्री से विवाह करता है जो सामान्य रंग दृष्टि के लिए समविभुजी है, यानी समविभुजी है मतलब वो स्वस्थ है। तो उनके पुत्र के वर्णांध होने की संभावना क्या होगी। इसको देखिए आप, कह रहा है एक वर्णांध पुरुष मतलब यक्स भाई। तो देखो पुरुषों में एक ही यक्स होता है, यानी यहाँ पर इसको वर्णांध होने के लिए यहाँ पर सिर्फ यक्स पर क्या होगा, जी। फिर आपकी यहाँ पर पड़ा स्त्री सामान्य, स्त्री कैसी है, सामान्य, यानी यक्स यक्स। अब अगर इनके बीच क्या होता है, संकरण होता है, बताओ अगर जो पुत्र बनेगा, देखो आपसे ये भी पूछा है कि उनके पुत्र के वर्णांध होने की प्रतिशतता कितनी है। तो सबसे पहले इनका संकरण कराओ, देखो इसका संकरण कराओगे यहाँ से, ये बनाएगा यक्स सी यक्स। फिर इसका अगर इसके साथ कराओगे तो ये बनाएगा यक्स सी यक्स। और इसका फिर इसके साथ कराओगे क्या बनाएगा, यक्स सी वाई। अच्छा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यक्स यहाँ से आ रहा है तो यक्स वाई होगा। और फिर अगर इसका इसके साथ कराओगे तो ये भी बनाएगा यक्स वाई, क्योंकि यहाँ पर एक्स इधर से तो यहाँ पर देखो पुत्र और पुत्रियों की जो बनी संख्या कितनी है। देखो ये दोनों क्या होंगे, पुत्री होंगी, और ये दोनों क्या होंगे, पुत्र। तो पहले ध्यान से चीज समझो, देखो क्वेश्चन क्या पूछा वो भी समझो। देखो यहाँ पे पुत्री जो होंगी, जितनी पुत्री होंगी, यानी अगर बात करें पुत्री की, हर एक चीज समझ लो यहाँ पर, ठीक है। पुत्रियां 100% कैसी होंगी, वाहक होंगी। कैसे होंगी, वाहक। पुत्र कैसे होंगे, पुत्र आपके 100% कैसे होंगे, स्वस्थ होंगे। कैसे होंगे, स्वस्थ होंगे। ये आपसे पूछा था, अब पूछा क्या था, उनके पुत्र के वर्णांध होने की संभावना कितनी है, यानी पुत्र होने की संभावना कितनी है। तो यहाँ पर वर्णांध होने की जो संभावना है, देखो ये स्वस्थ है, आप ये मत कहना कि 100% मार दिए एक जाल नहीं। उनके वर्णांध होने की संभावना क्या है, शून्य। क्यों, क्योंकि 100% स्वस्थ है। और दूसरी बात आप ये भी थोड़ा सा कमेंट से लगा सकते हो कि पुत्र में पिता से वाई गुणसूत्र जाता है, एक्स गुणसूत्र नहीं। अब एक्स गुणसूत्र जब नहीं जा रहा तो पुत्र में कभी भी पिता से यक्ष संलग्न जीन जा ही नहीं सकता, यानी वो कभी भी बीमार नहीं हो सकता या फिर वर्णांध नहीं हो सकता, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन नंबर होगा 0, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, सी। यानी यहाँ पर पुत्र जो है वो पिता के कारण कभी भी क्या होता है, रोग के बढ़ा के या फिर रोगी नहीं होता, वो जब भी होता है माता, क्योंकि यहाँ पर यक्ष से माता, यक्ष से आता, यक्ष जो होता है माता से आता है, पिता से आता है वाई, ठीक। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट मुझे अगर है सही कथन चुनिए, सही कथन चुनिए कि सही कथन है क्या। पहला हीमोफीलिया लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है, हीमोफीलिया लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है, बिल्कुल सही बात। अब दूसरा, डाउन सिंड्रोम असुगुणिता के कारण होता है, ये भी सही है। अभी आपको पीछे बताया डाउन सिंड्रोम क्या होता है, एक ऐसे गुणसूत्र के कारण होता है, असुगुणिता का। फिर फिनाइल कीटोन्यूरिया, यानी देखो मधुमेह बोल सकते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया एक अलिंग सूत्री अप्रभावी जीन विकार है, ये भी सही। फिर कह रहा है दात्र कोशिका अरक्तता यक्ष संलग्न अप्रभावी जीन विकार है, नहीं। दात्र कोशिका अरक्तता या आपका अलिंग संलग्न यक्ष संलग्न प्रभावी जीन नहीं होता है, या ऐसा रोग नहीं होता। तो आपका ए बी सी सही है, डी गलत है। ऑप्शन देखो ए सी डी, ये गलत हो गया, ए बी सी, हाँ यहाँ पर आपका ए बी सी जो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आएगा आपको किस तरीके से करना है, बिल्कुल सिंपल है, बस आपको एक बार ध्यान से करना है, पढ़ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो ध्यान से, पहले पढ़ो एक बार। क्या कहा है, एक लंबे प्रजनन उद्यान मटर पादप को एक बौने तंदुरुप प्रजनन उद्यान मटर पादप से संकरित कराया गया है, तब F1 पीढ़ी में स्वपरागित किया गया तो उनका जीन प्रारूप परिणाम अनुपात क्या होगा।
अब ये बताओ इस सिंपल सा समझ आ रहा है कि नहीं? देखो 3 1, देखिए इसका क्या करते हैं, एक बार हम संग्रह करा के आपको दिखा दें, ठीक है? देखिए अगर इसका संग्रह आप करके एक बार देखते हो तो क्या हुआ, देखो सिंपल से आपसे क्या करा है, लंबे और बौने। तो लंबे मतलब कैपिटल टी, बौने मतलब स्मॉल टी, इनके बीच आप एक बार क्रॉस कराइए। क्या करा है? क्रॉस। देखिए क्रॉस कराएंगे तो इनका क्रॉस करा देते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस इसके साथ कराते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका क्रॉस कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये सिंपल से चार हो गए। अब देखो ये सभी के सभी कैसे हैं? संकर लंबे। ये सभी के सभी कैसे हैं? ये सभी के सभी आपके हैं संकर लंबे। संकर, सभी सभी कैसे हैं? संकर लंबे। अब ध्यान दो, अगर सभी सभी अब इनके यहाँ स्व परागण करा दे, अगर इनका स्व परागण करा दिया जाए देखो क्या होगा, इसका इसके साथ कराओगे तो कैपिटल टी, फिर इसका इसके साथ कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ कराओगे तो फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, और लास्ट में इसके साथ कराओगे तो क्या हो जाएगा? स्मॉल टी स्मॉल टी। होगा ही नहीं? स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है प्रक्रिया, अगर इसमें देखो तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे आप तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा लंबा, ये आपका कैसे होंगे, ये आपके होंगे संकर लंबे, संकर लंबे। और ये आपका कैसा होगा, ये आपका होगा बौना, ये आपका कैसा होगा? बौना। ये आपका होगा बौना, और ये आपके संकर लंबे। अब इनमें अगर जीनोटाइप फिनोटाइप देखोगे तो देखो इसका अगर जीनोटाइप देखो, आपसे पूछा गया है जीन प्रारूप, तो जीन प्रारूप में देखो एक आपका कैसा होगा, एक होगा शुद्ध लंबा अनुपात है, दो कैसे होंगे संकर लंबे, और एक आपका होगा बौना। अब ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन क्या होगा? 3 अनुपात 1 लंबा, ये आपका पहला तो गलत होगा, ई 3 अनुपात ये भी गलत होगा। सी देखो यहाँ पर एक लंबा समविभजी, तो लंबे आपके दो कैसे लंबे हैं? विषमभुजी। हाँ, एक लंबा समभुजी है, दो कैसे हैं? विषमभुजी। और फिर एक आपका लंबा, ऑप्शन नंबर आपका सी ही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आ गया? अब आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, सिंपल है, आप ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए कहा कॉलम एक को कॉलम दो से आपको मैच कराना। अगर कॉलम एक को कॉलम दो से मैच कराना है तो क्या होगा? सबसे पहले आप देखो प्रभाविकता। प्रभाविकता क्या होती है? जब यहाँ पे देखो अनेक जीन एकल लक्षण पर इतना होगा, विषमयुग्मी जीन में केवल एक ही एलील स्वयं को अभिव्यक्त करता है, तो बिल्कुल सही बात है। प्रभाविता में क्या होता है कि विषमयुग्मी में जो जीन प्रभावी होता है वो प्रभावी होता है, जो नहीं दिखाता वो अप्रभावी होता है, और इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रभाविता। दूसरा सप्रभाविता। सप्रभाविता में दोनों लक्षण साथ साथ दिखते हैं, तो देखो यहाँ पर विषमयुग्मी जीवों में दोनों जीव एलील एक स्वयं को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करते हैं, यानी इसको बोलते हैं क्या? सप्रभाविता। सप्रभाविता में क्या होते हैं कि दो अगर जीन आए हैं तो दोनों जीन साथ साथ क्या होते हैं? प्रदर्शित होते हैं, उसे बोलते हैं सप्रभाविता। फिर आपका बहु प्रभाविकता। बहु प्रभाविकता मतलब एक से अधिक लक्षण प्रभावित करते हैं। देखो एकल जीन अनेक लक्षणों को जो प्रभावित करता है तो उसे क्या बोलते हैं? बहु प्रभाविता। अगर एक जीन एक से अधिक लक्षणों प्रभावित करता है उसे बोलते हैं बहु प्रभाविता। फिर आपका लास्ट में अगर बहुजीन एक ही लास्ट होता है तो आपका ये होगा, देखो पहले का ए का दूसरा, बी का तीसरा, तो इस तरीके का आपको ऑप्शन यहाँ देखो दिए हैं 4 ऑप्शन। अब इसमें अगर आप 2 ऑप्शन मैच करते हो तो आपका आंसर हो जाता है। देखो ए का दूसरा, ए का दूसरा कहाँ? यहाँ पर और यहाँ पर। ए और बी का तीसरा था तो बी का ये नहीं होगा, ये होगा, आपको मिलाना ही नहीं, बाकी तो कर ले जाओ। बाकी दोनों मिल जा सकते हो, लेकिन दो अगर आपको मैच हो गया तो आप उसको कर ले जाओ, क्योंकि दो ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत सरल होता है। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको आए तो समझ लो वो चाहता है कि बस आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है? क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि आपको सिलेक्शन ना हो, बस ये चाहते हैं कि आपके पास पेशेंस कितना है। मतलब इतनी भीड़ में वो कौन ऐसा लड़का है जिसके पास पेशेंस है? सब कुछ पढ़े सब होते हैं, लेकिन जो अपना पेशेंस खो देते हैं वही गलती करके आते हैं, ठीक है? तो इसलिए आप पेशेंस के साथ क्वेश्चन पढ़ो, हल करो, डेफिनेटली आंसर आए और आपका नीट इस साल क्रैक हो, ठीक है? 2024 देखिए, अगर 2024 का आपको नीट क्रैक हो जाएगा तो आप 2025 की होली मना सकते हो। इसलिए आज होली का त्योहार है, आज होली त्योहार है तो आप लोग होली मनाओ, लेकिन पढ़ाई को भी साथ में, ठीक है? तो इस होली पर आपको होली की बहुत सारी ढेर सारी खूब शुभकामनाएं। और हाँ, होली के साथ आप इतना मत भूल जाओ कि आप रंगों में घुल जाओ, अभी रुक जाओ। अब अगर अभी आप मेहनत कर लिए, अगर इस साल आपका सिलेक्शन हो गया तो 2025 की जो होली है वो आप अपने ड्रीम कॉलेज में आप मनाओगे, अपने उन दोस्तों के साथ जो आपके खुद के नीट क्रैक करके आ गए एमबीबीएस कॉलेज में, वो भी एक डॉक्टर के बनने चाहने वाले हैं, तो आपके साथ जो डॉक्टर बनने वाले हैं उनके साथ होली खेलोगे आपके अपने ड्रीम कॉलेज में। तो अभी मेहनत कर लो, अगले साल मनाना अपने ड्रीम कॉलेज में होली, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं हम आगे। न्यूज़ क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा हीमोफीलिया का सबसे अधिक उपयुक्त वर्णन प्रस्तुत करता है? यानी निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है जो हीमोफीलिया का सबसे अधिक उपयुक्त वर्णन प्रस्तुत करता है? तो पहला गुणसूत्री विकार है, बिल्कुल हीमोफीलिया गुणसूत्री विकार है। अब 4 ऑप्शन पढ़ लो। प्रभावी जीन का विकार है,
प्रभावी जीन का विकार नहीं। अप्रभावी जीन का विकार है, हाँ अप्रभावी जीन। यक्ष संलग्न अप्रभावी जीन का विकार है, बिल्कुल सही है। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सबसे प्रयुक्त है। देखो अब चारों ऑप्शन आपको लगता है सही रहते हैं, लेकिन कहा कि उसमें से वर्ण उपयुक्त प्रस्तुत करता है, तो सही सही सबसे अधिक, तो सबसे अधिक होगा यक्ष, क्योंकि देखो अप्रभावी जीन है बिल्कुल सही, संलग्न था संलग्न भी है, लेकिन कौन सा यक्ष संलग्न, यानी सबसे ज्यादा पता है आपका डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एकदम सिंपल था, आपको परिचय से पढ़ना था और फिर समझना था। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। देखो क्वेश्चन देखकर डरो नहीं कि क्वेश्चन बहुत बड़ा गया, इसको पढ़ने में 2 घंटा लग जाएगा, नहीं। पहले बार क्वेश्चन पढ़ो, जितना क्वेश्चन बड़ा होता है क्वेश्चन उतना ही आसान होता है, क्योंकि उसने सारी कहा। आप क्वेश्चन बड़ा हो रहा है, जैसे ये बताओ, आप किसी चीज किसी बारे में पढ़ रहे हो या किसी बारे में अध्ययन कर रहे हो, उसके बारे में जितनी ज्यादा चीजें मिलेंगी उतना आपको क्या लगेगा, उसके बारे में ज्यादा जानोगे। जिसके बारे में जितना ज्यादा जानोगे उसको समझना उतना ही आसान होगा। अगर किसी बारे में आपको सिर्फ नाम बता दिए और उसकी एज बता दिए, तो क्या आप बता दोगे आंसर कैसा? नहीं। अगर किसी बारे में नाम बता दिए, एज बता दिए, क्या करता है ये बता दिए ना, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है ये बता दिए, और वो किनके साथ उठते बैठते हैं, किस लोगों की किस तरह के बात व्यवहार उनका है, अगर इन सब चीजों को आपको बता दिया जाए तो क्या आप नहीं बता सकते हो इंसान कैसा है? लेकिन वहीं पर आपको सिर्फ नाम और एज बता के छोड़ दिया जाए, क्या आप बता दोगे इंसान कैसा? वही चीज यहाँ पर है। अगर क्वेश्चन बड़ा है तो इसमें क्या होता है कि समय आपको थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन हाँ उस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज दिए हैं, बस आपको थोड़ा सा उसमें पूछा है वही आप बता दो। अगर यहीं पर आप अलग करते हो, जैसे सोच रहे हो कि छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो छोटा क्वेश्चन बहुत सारी चीजें आपको सोचना पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा है तो उसमें आपको हर चीज दिया बस छोटी चीज पूछता है। देखो कह रहा है एक विद्यार्थी द्वारा किसी मैदान में एक पादप लाया जाता है, उस कोशिका की टीलोफिज, कोशिका की टीलोफिज क्या होती है, विभाजन की अवस्था होती है, अवस्था को देखने पर पाया गया कि उसकी टीलोफिज अवस्था में किसी अन्य कोशिका की टीलोफिज अवस्था की तरह नहीं है, यानी उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस था, अंतर था। उसमें कोशिका पट्टी का निर्माण नहीं हुआ था, टेलोफेज अवस्था में क्या था, कोशिका पट्टी का निर्माण होना शुरू हो जाता है, इसमें कोशिका पट्टी का निर्माण नहीं हो रहा था, और इस प्रकार कोशिका में एक से अधिक गुणसूत्र पाए गए, और उसमें कोशिका में क्या होता है, एक से अधिक गुणसूत्र भी पाए गए। तो किसी दूसरे विभाजित कोशिका की तुलना में यह परिणाम दर्शाता है, ये किस प्रकार परिणाम दर्शाता है? क्या अगर टीलोफेज अवस्था में कोई कोशिका अभी कोशिका पट्टी नहीं बनाई, इसका मतलब उसमें और डीएनए की संख्या ज्यादा है, तो डीएनए की संख्या ज्यादा तो इसमें क्या होता है, डीएनए का द्विगुणन त्रिगुणन हो जाता है, जिसको बोलते हैं पॉलीसोम अवस्था। कौन सी अवस्था? पॉलीसोम अवस्था। तो यहाँ देखो सोमा क्लोना विभिन्नता नहीं, पॉलीटोनी, हाँ पॉलीटीनी, पॉलीटोनी तो पॉलीसोम अवस्था होती है, और सुगुणता बहुत सुगुणता ये सब कुछ, तो पॉली में तो होता है अधिक। तो यहाँ पर एक से अधिक सेट बन जाते हैं डीएनए के, तो यानी एक जैसे एक कोशिका से अशुद्धि दो कोशिका बनती है, लेकिन यहाँ पर जो डीएनए होता है तो एक से आपके दो, कभी कभी तीन, या कभी कभी 4 सेट बन जाते हैं, तो इससे एक कोशिका डायरेक्ट 4 कोशिका बन जाती है, और ये पादपों में अधिक दिखाया जाता है यार को, ये ऐसे कंडीशन ऐसा नहीं कि इंसानों में, ऐसे या जानते हो ये पादपों में अधिक दिखाया जाता है, ठीक है। तो पादपों में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तो ये आपसे पूछा है, तो ये आपका सिंपल सा होगा क्या, पॉलीटेनी, यानी ऑप्शन नंबर। तो ये समझ में आ गया, चले आगे। चलो अगला क्या कह रहा है, मटर के पौधे पर अपने आदर्श प्रयोग में मेंडल ने किसका उपयोग नहीं किया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, ऐसा करें कि कौन सा प्रयोग था जिसमें मेंडल ने नहीं किया था? जैसे फली की लंबाई बिल्कुल किया था, बीज का आकार बिल्कुल किए थे, पुष्प की स्थिति ये भी किए थे, बीज का रंग। अच्छा एक बार फिर से, कौन इसमें नहीं किए थे? तो फली की लंबाई, फली की लंबाई नहीं, नहीं ये तो गलती कर दिया। फली की लंबाई नहीं था, फली का आकार था और फली का रंग था, फली की लंबाई नहीं थी, पौधे की लंबाई थी। तो फली की लंबाई नहीं थी, यही आपसे पूछा था, ऑप्शन नंबर आपका यही करेक्ट होगा कि फली की लंबाई पर मेंडल ने विचार नहीं किया, सिर्फ फली के आकार और उसके रंग पर किया था, कि फूली हुई या पचकी हुई या क्या होगा, आकृति आकार, और उसका क्या होगा, रंग कैसा है, अगर प्रभावी है तो हरा होता है, प्रभावी होता है तो पीला होता है, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाए। चलिए आगे अगला क्या करा, एक बहुप्रभाविक जीन, एक बहुप्रभाविक जीन कैसा होता है? अत्यंत नूतन काल में विकसित हुआ जीन होता है, नहीं। अत्यंत काल में जिसमें, तो बहुप्रभावी जीन मतलब जिसके एक से अधिक प्रभाव होते हैं, जैसे एक अन्य जीन से संयोजित होकर केवल एक लक्षण को नियंत्रित करता है, ये भी गलत। एक व्यक्ति में बहु विविध लक्षणों का नियंत्रण करता है, हाँ। अब नाम से ही देख लो आप, क्या है बहुप्रभावी, बहु मतलब अधिक प्रभावी, मतलब जिसका प्रभाव यानी जिसका एक से अधिक प्रभाव होंगे बहुप्रभावी होगा, तो वही आप कह रहे हैं एक व्यक्ति में बहु विविध लक्षणों को प्रभावित करता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर सी करेक्ट होगा, केवल आद्य पादपों में अभिव्यक्त होता है, ये भी गलत। तो आपका सी ही करेक्ट होगा। 2015 में क्वेश्चन आया था, सिंपल था क्वेश्चन, बस आपको कॉमन सेंस यूज करना था। अगर आप यहाँ पर 10वीं पास होते हैं तो इसको कॉमन सेंस कर सकते हो। बहुप्रभावी लक्षण क्या होंगे, एक से अधिक प्रकार के लक्षणों को प्रभावित करता है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सप्रभाविता, सप्रभाविता दर्शाता है माने जीन में क्या होता है, इन सप्रभाविता दर्शाने वाले जीन में क्या होता है? युग्मकल्पी एक ही गुणसूत्र पर कस कर संलग्न होते हैं, ये युग्मकल्पी जो एक दूसरे के लिए अप्रभावी होते हैं,
चार ऑप्शन पढ़ लो। फिर विषम युग्मजीव में दोनों अयुग्मकल्पी स्वतंत्र रूप से व्यक्त होते हैं या एक युग्मकल्पी दूसरे पर अव्यक्त होता है। जब पहले ये क्वेश्चन पढ़ने वाला ये बताओ, क्या आपने इस क्वेश्चन को कभी पीछे नहीं किया था? क्या आपने इस क्वेश्चन को पीछे नहीं किया था? किया था। इस क्वेश्चन को किया था। देखो यहाँ क्या कर रहा है कि विषम युग्मजीव में दोनों युग्मकल्पी स्वतंत्र रूप से व्यक्त होते हैं। बिल्कुल सब होता क्या, ऐसी स्थिति यानी जहां विषम युग्मजीव अवस्था में दोनों जीन अपना लक्षण व्यक्त करते हैं उसे बोलते हैं सप्रभाविता, यानी साथ साथ प्रयुक्त होना। क्या? साथ साथ प्रयुक्त होना। सप्रभाविता आपका ऑप्शन नंबर सी है। इस प्रकार का क्वेश्चन पहले भी कर चुके हो, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब यहाँ पर भी अगर बात करें तो क्वेश्चन का क्या हुआ, क्वेश्चन की सिर्फ क्या हुई, शरीर बदला है आत्मा नहीं। कि इसको पहले भी आपने किया था, यहाँ भी मिलेगा, बस वहां पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, एक वर्णांध व्यक्ति सामान्य दृष्टि वाली एक ऐसी महिला से विवाह करता है जिसके परिवार का कोई भी सदस्य वर्णांध नहीं है। इस दंपति के क्या लिखा, इस दंपति के पोतों के वर्णांध होने की क्या संभावना है। यानी एक क्या है, सामान्य एक वर्णांध व्यक्ति मतलब व्यक्ति में क्या होगा, यक्स वाई, और सामान्य स्त्री यक्स यक्स से क्या हो रहा है, इसका शादी हो रही है। अब बताओ अगर इसके पोते में पूछा, किसमें पूछा, देखो पोतों में। पहले इसका क्या करो, आप निकालो, ये अपन पीडीएफ निकालोगे क्या होगा, क्रॉस करा दो, यक्स सी यक्स, फिर यक्स सी यक्स, वाई का कराओगे तो देखो सिंपल वही बनता है। यहाँ सबका क्या होगा, यक्स वाई, और फिर इसका अगर लास्ट वाले के साथ करा दोगे तो आएगा क्या, यक्स वाई। देखो ये दोनों क्या होंगे, पुत्र होंगे, और ये दोनों क्या होंगे, तो इनके पुत्र होंगे। देखो पोता पूछा है तो आप वो पुत्र से लिख सकते हो, पुत्र से। तो इसमें जिन तो गया नहीं, जिन इसमें क्या, तो अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखो यक्स और यक्स है, तो कहा है कि इसके पोतों में, किसमें, पोतों में। अब बताओ अगर इसका भी किसी एक सामान्य पुरुष के साथ अगर क्रॉस करा दोगे, यक्स और यक्स एक सामान्य पुरुष के साथ अगर करा दोगे तो क्या होगा, ये इसका रिएक्शन यहाँ मतलब इनका संग्रह कराओगे तो होगा यक्स सी यक्स, फिर इसका वाई के साथ करा दोगे तो यक्स सी वाई, फिर इसका अगर यक्स के साथ कराओगे तो होगा यक्स सी यक्स, फिर इसका अच्छा इसका अगर आप इसके साथ कराओ तो एक्स वाई होगा, फिर इसका अगर एक्स के साथ कराओगे क्या होगा, यक्स यक्स, और फिर इसका वाई के साथ कराओगे क्या होगा, यक्स वाई। तो पहले आप इसको देखो, देखो यहाँ पर जो पोता पूछा है आपसे, चारों नहीं पूछा है, सिर्फ पोता पूछा है। तो पोता यहाँ पर कितने आपका जो लड़का उत्पन्न हो रहा है कितने हो रहे हैं, एक यहाँ है दूसरा यहाँ। तो जो पोता उत्पन्न हो उसमें एक रोगी है और एक स्वस्थ है, तो कितना हो रहा है, 50%। कितना, 50, क्योंकि सिर्फ पोता पूछा है। अगर पोता पोते दोनों पूछता तो आपका 25% आता है, लेकिन सिर्फ पोता पूछा तो पोता देखो दो रहे, इनमें से एक में है एक में नहीं है, यानी यहाँ सिर्फ 50% पोतों में क्या हो गए, और होने की संभावना होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा, 0.5। ठीक है, क्या होगा, 0.5। 0.5 मतलब 50%, अगर परसेंट को आप सामान्य संख्या बदल दोगे तो क्या हो जाएगा, तो 50 आगे करना होगा 100, आगे होगा क्या, 0। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उसके पोतों में 50% पौराणिक होने की संभावना है। अब बढ़ते हैं आगे। उसने क्या करा, संलग्नता लिंग के शब्द किसने प्रयोग किया था। अब 2015 क्वेश्चन, अब नीट 2000 आपका 19 में क्वेश्चन आया था, नीट 2015 में आया था। क्या आप बताओ संलग्नता को अभी आपको एक्सप्लेन किए थे, क्या आपको याद है कि संलग्नता हम पीछे कर चुके थे, तो आप बताओ संलग्नता शब्द किसने दिया था, टी बोवरी ने, जी मंडल ने, या टी एस मार्गन ने, या डब्ल्यू सटन। याद रखो टी एस मार्गन ने इसको दिया था। संलग्नता शब्द आपको किसने बताया था, संलग्नता शब्द बताया था टी एस मार्गन ने। ठीक है, अगर आपसे पूछो किस पर किया था, यार बता सकते हो, इन्होंने ड्रोसोफिला मक्खी किया, तो फिला मक्खी पर अपना प्रयोग किया था। ड्रोसोफिला मक्खी अपना प्रयोग करके उन्होंने संलग्नता को बताया था। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जैसे क्या करा, एक मनुष्य जिसका पिता वर्णांता से ग्रसित था, एक मनुष्य जिसका पिता वर्णांता से ग्रसित था तथा एक ऐसी स्त्री से विवाह करता है जिसकी माता वर्णांता से ग्रसित है और पिता सामान्य है, इस युगल के नर बच्चों में कितना प्रतिशत वर्णांत होगा। तो आपको कहानी थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत चीज नहीं, बड़ी चीज नहीं, आप कर सकते हो। देखो पहले एक मनुष्य जिसका पिता वर्णांत था, अगर पिता वर्णांत था मतलब यक्स ये वाई, और इसकी माता क्या थी, स्वस्थ। पहले हम मनुष्य के पिता की बात करें, ठीक है, तो यहाँ से यक्स, और यहाँ से ये क्या होगा, यक्स, फिर इसकी इसके साथ क्या होगा, फिर हो जाएगा यक्स, अगर वाई के इसके साथ क्या होगा, क्या होगा, यक्स वाई, और फिर अगर वाई के इसके साथ क्या होगा, क्या होगा, यक्स वाई। तो देखो यहाँ पर जो पुत्र बना यानी जो पिता बनेगा अभी, देखो ये आपके कहा है कि एक मनुष्य, इस मनुष्य के पिता की बात हो रही है, यानी यहाँ पर यह क्या है, स्वस्थ।
मतलब ये दोनों लड़कियां हैं, दोनों लड़कों में कोई एक लड़का होगा, तो देखो इसके आपको लड़कियों से मतलब नहीं था, आपकी पुत्रियों से मतलब नहीं था, आपको लड़के से मतलब था, तो ये स्वस्थ है। अब फिर कह रहा है ऐसी स्त्री से ब्याह करता है जिसकी माता वरान थी, पिता स्वस्थ है। अब ये आपका देखो, ये जो स्वस्थ है, ये आपका ऐसा तो मनुष्य की बात हो गई, किसकी बात हो गई, मनुष्य, मनुष्य यानी नर की बात हो गई। अब माता की बात करते हैं, यानी स्त्री की बात करते हैं। तो स्त्री स्त्री की कह रहा है कि इसकी माता वरान थी, पिता स्वस्थ है। तो माता वरान थी मतलब यक्स, यक्स देखो वरान औरतें कब होती है, जब दोनों एक्स पर होता है, और इसका क्या होता है, यक्स वाई स्वस्थ। अब इसको बात करोगे, इसका संकलन कराओगे, देखो क्या होगा, यक्स, इसका वाई के साथ कराओगे तो क्या हो जाएगा, यक्स सी यक्स, और इसका इसके साथ कराओगे तो क्या होगा, यक्स, लास्ट में इसको वाई के साथ करा दोगे तो हो जाएगा यक्स जीरो वाई। यानी इसमें जितनी इसकी स्त्रियां होंगी, लेकिन लड़कियों की सभी वाहक होंगी। देखो मनुष्य स्वस्थ हो गया, लेकिन आपको स्त्री जो हो गई वो क्या हो गई, ये हो गई वाहक, क्या हो गई, वाहक। अब इन दोनों की क्या होती है, शादी होती है। इन दोनों की शादी होती है, तो कह रहा है इनके नर बच्चे में कितने प्रतिशत संभावना है कि बनेगा। तो अब इनकी शादी हो गई, तो देखो चलो यहाँ जगह नहीं था, चलो यहाँ पे देखते हैं। देखो, ये आपका नर, और ये नर स्वस्थ है, यानी यक्स और वाई है, माना कैसे ये वाहक है, यक्स। अब अगर इसका कराओगे, संकलन कराओगे तो क्या होगा, कराओगे होगा यक्स, ये हो जाएगा। अब फिर इसी का अगर दूसरे साथ कराओगे, क्रॉस कराओगे क्या होगा, यक्स, फिर इसका वाई के साथ कराओगे क्या होगा, यक्स वाई, और इसका वाई का लास्ट वाले एक्स के साथ करा दोगे क्या हो जाएगा, यक्स। अब इसमें कितने पुत्र हैं, कितने पुत्रियां, पहले ये देखो कितने पुत्र हैं और कितनी पुत्रियां। देखो यहाँ पर ये दोनों पुत्री और ये दोनों क्या होंगे, पुत्र, दोनों पुत्रियों के दोनों पुत्र हो गए। अब कहा था, क्वेश्चन क्या पूछा था, नर बच्चे में से पुत्र में कितने परसेंट संभावनाएं होगी। तो देखो एक आपका क्या रोगी है, एक आपका स्वस्थ है, संभावना कितना, 50, क्योंकि दो बन रहे, एक स्वस्थ है, एक आपका क्या रोगी है, तो कितने परसेंट संभावना है, 50%। आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर 50% संभावना है उस लड़के का या उसके नर बच्चे का स्वस्थ अस्वस्थ होने का। स्वस्थ पूछेगा तभी होता है, अस्वस्थ होने, क्योंकि 50-50 है, अगर 50-50 है तो आप चाहे इसको पता पहले इसको चाहे उसको, ठीक। अब पढ़ते हैं एक नारी जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है उसमें क्या, टर्नर सिंड्रोम होता है क्या, देखो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जब इसमें आपके टोटल 45 गुणसूत्र होते हैं, यानी एक गुणसूत्र कम होता है, एक गुणसूत्र कम होता है। और होता है क्या इसमें, देखो इसमें आपका होता है 44 प्लस एक्स ओ, 44 प्लस एक्स ओ, यानी इसमें देखो जब आपका संलयन होता है तो इसमें ऐसे शुक्राणु से संलयन होता है। देखो शुक्राणु में क्या होता है, आपका एक्स होता है, लेकिन अंडाणु में एक्स होता है। अंडाणु में देखो अगर बात करें यहाँ पर शुक्राणु, देखो शुक्राणु में क्या होता है, सिर्फ आपका होता है यहाँ पर 22 प्लस एक्स, जबकि अंडाणु में क्या होता है, अंडाणु में यहाँ पर सिर्फ होता है 22 प्लस जीरो। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ये बनता है 44 प्लस एक्स जीरो। ये आपका होता है किसमें, टर्नर सिंड्रोम में। अब आप ऑप्शन देख लो, उसमें 45 गुणसूत्र एक्सो के साथ होते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका, ऑप्शन नंबर यही आपका करेक्ट हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, सिर्फ आपका देखो शुक्राणु में 22 प्लस एक्स होता है, लेकिन अंडाणु में सिर्फ 22 होता है, इसमें कोई भी एक्स वाई नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है 44 प्लस एक्स हो जाता है, जो कि टर्नर सिंड्रोम की स्थिति को उत्पन्न करता है। सिंपल है, हो जाएगा। चल तो आप यहाँ पे एक चीज समझ पा रहे हो कि नहीं, कि आपको जितने आनुवंशिक विकार हैं, आनुवंशिक विकार संबंधित रोग हैं, इन सभी रोगों के बाद जरूर देखना है, और इन रोग पर आपका फुल कमांड होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में रोग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, इस चैप्टर में रोग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। चलिए अगला देखिए क्या करें, स्केवेस के फल का रंग किसका उदाहरण है, स्केवेस के फल का जो रंग होगा किसका उदाहरण है, क्या अप्रभावी प्रबलता का है, प्रभावी प्रबलता का, पूरक जन क्या निरोधी, ये आपका सिंपल सा आपका आंसर हो जाएगा प्रभावी प्रबलता, ऑप्शन नंबर। तो स्केवेस का फल होता है, उसका रंग किसका होता है, प्रभावी प्रबलता का उदाहरण होता है, किसका, प्रभावी प्रबलता, सही है। चलिए अब आगे अगला क्या है, यदि ए बी रक्त समूह वाले दो व्यक्तियों, ए बी रक्त समूह वाले दो व्यक्ति विवाहित होते हैं और उनके पर्याप्त विशाल संख्या में बच्चे होते हैं, तो इन बच्चों को ऐसे वर्गीकृत किया जा सकता है कि ए रक्त समूह अनुपात ए बी रक्त समूह और बी रक्त समूह 1:1 के अनुपात में। अगर प्रोटीन विद्युत का संचलन, प्रोटीन इलेक्ट्रोपोरेशन की आधुनिक तकनीक से किया जाता है, याद की गई, तो ए और बी के प्रकार के प्रोटीन दोनों ही ए बी रक्त समूह में विद्यमान है, यह किसका उदाहरण। अब देखो ऑप्शन बोले थे ना कि अगर क्वेश्चन बड़ा है,
उसका आंसर बहुत छोटा है। अब यहाँ पर वही क्या है कि देखो ए बी रस्मों वाले 2 हैं, ए बी रस्मों ये दोनों क्या गए शादी किए, इनके बच्चे बहुत सारे पैदा हुए, उनमें अनुपात जो है किसका, ए अनुपात ए बी अनुपात बी, वो आएगा 1 अनुपात 2 अनुपात क्या है। तो आप बताओ किस प्रकार का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, क्या है, सप्रभाविता दर्शा रहा है, अपूर्ण प्रभाविता दर्शा रहा है, आंशिक प्रभाविता दर्शा रहा है, पूर्ण प्रभाविता, यह सब प्रभाविता दर्शा रहा है। ऑप्शन ए से हो जाए कैसे, क्योंकि देखो अगर सप्रभाविता नहीं दर्शाता तो ए और बी मिलकर ए बी थे, वो ए और बी अलग हुए, यानी यहाँ पर साथ साथ प्रदर्शित हुए, तो ये आपका सिंपल से क्या सप्रभाविता दर्शा क्या दर्शा रहा है, सप्रभाविता। और आपको पता है ए बी और समूह जो होता है ए बी ये सप्रभाविता दर्शाता है। अभी पीछे हमने किया था, आपने इस क्वेश्चन को भी किया था, नीट 2013 का क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका आगे भी आया था, बस उसमें पूछने का तरीका अलग था, कुछ दूसरा कुछ पूछा था। लेकिन देखो आपको 5 ऑप्शन दिए थे, कहते इसमें कौन कौन सही है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आप देखो कौन दिखा दें आपको क्वेश्चन, देखो यहाँ देखो इस क्वेश्चन का आप ध्यान से देखो, देखो क्या निम्नलिखित अभिलक्षण मनुष्य के रुधिर वर्गों में कौन सा है, देखो प्रभाविता सप्रभाविता बहुलिंग, तो यहाँ पर आपने इस चीज को किया था, वही चीज यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, यही चीज यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। देखो, यही चीज यहाँ से पूछ रहा है आपको कि इसमें हो क्या रहा है, तो आपको बहुत बड़ी कहानी दिया है, लेकिन उसका सिंपल सारांश है कि सप्रभाविता होता सारा एपियोरक समूह सप्रभाविता गुण होता है, सिंपल है। क्या करा, एक परिवर्तनशील गर्भ में उलवेधन एमनियोसेंटेसिस द्वारा निम्नलिखित में से किसकी पहचान नहीं की जा सकती, यानी उलवेधन में क्या क्या पहचान होता है, किसकी पहचान नहीं की जा सकती। यहाँ पे देखो एक चीज आप याद रखो कि नीट एग्जाम की ये फेवरेट टॉपिक होता है, उसमें क्वेश्चन पूछता है उससे बहुत आसान है, लेकिन उसमें एक शब्द बीच में डाल देता है, क्या नहीं, क्या डालता है नहीं, नहीं डाल देता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन आ जाता है, आप पढ़ते हो समझ में आता है, अब पहला ऑप्शन पढ़े आपने देखा सही है, अब जैसे हमसे यहाँ पूछा क्या पहचान कीजिए नहीं किया सकते, पढ़ोगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम यानी किसी प्रकार का आनुवंशिक विकार होता है, तो आप चेक कर सकते हो किसमें, एमनियोसेंटेसिस में। तो आपने देखा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, आपने पहले ही मार दिया कि हाँ ये तो चेक किया जा सकता है, लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर नहीं कहा था, क्योंकि आगे आप पढ़ोगे तो आपको ऐसे 2 ऑप्शन और मिलेंगे जो कि सही है, बस एक ही ऑप्शन गलत है। दूसरा गर्भ का लिंग है, बिल्कुल आप उस शिशु का ये बता सकते हो किस लिंग है, नर है कि मादा। फिर डाउन सिंड्रोम इसको भी पता कर सकते हो कि ये भी क्या है, आनुवंशिक विकार है। ये तीनों बातें सही हो गई, लेकिन आपने जल्दबाजी में पहला पढ़ा उसे सही मार दिया, आपने देखा नहीं कि यहाँ पे नहीं कहा था। अब देखो लास्ट में लिखा पोलिया पीलिया जाइंटिस, पीलिया का इसमें क्या पता नहीं लगा सकता कि वो है या नहीं, क्योंकि यह एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, आनुवंशिक विकार, आनुवंशिक चीजें पता की जाती हैं, बाह्य चीजें पता नहीं की जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका टी ही करेक्ट हो जाएगा, न कि ए। तो याद रखो अगर नहीं कहा है तो नहीं को ध्यान दो, छोड़ो नहीं, अगर आपने नहीं को नहीं बोल दिया तो आपको क्वेश्चन का जो मार्क्स मिलने वाला है वो नहीं बोल देगा, समझ जाओ। नहीं 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 करना, अगर नहीं कर दिए तो नहीं का मतलब नहीं हो जाएगा। अब कहाँ कहाँ नहीं होगा ये तुम सुनो, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा, ऐसे प्रसंकरण के द्वारा कौन सा मेंटली विचार प्रदर्शित होता है जिसमें यौवन पीढ़ी दोनों ही जनकों से मिलती है, यानी ऐसा कौन सा इसमें यौवन पीढ़ी दोनों ही जनकों से मिलती है। अपूर्ण प्रभाविता, प्रभाविता का नियम, एक जीन के तहत सप्रभाविता, ऐसा सिर्फ आपको होता है सप्रभाविता। यानी आपसे सिंपल से कह रहा है कि ऐसा कौन सा प्रसंस्करण है जिसमें मेंटली विचार किया जाए कि यौवन पीढ़ी, देखो यौवन पीढ़ी में दोनों ही जनकों से मिलती है, दोनों ही जनकों से मिलती है मतलब आपका सिंपल सा प्रभावी वाला भी उसमें दिखेगा, अप्रभावी वाला दिखेगा, जब दोनों दिखते हैं तो ये किसमें होता है सप्रभाविता, क्योंकि सप्रभाविता में यौवन पीढ़ी में दोनों लक्षण साथ साथ प्रदर्शित होते हैं, ये आपका हो जाएगा सप्रभाविता, ऑप्शन डी। सिंपल था, 2013 का क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा समझना। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या करें, हीमोफीलिया के बारे में गलत कथन कौन सा है। हीमोफीलिया आपका एक रोग होता है, इसमें कौन सा कथन गलत है, देखो फिर से गलत पूछा सही नहीं पूछा, तो पहला क्वेश्चन पढ़ के जल्दी आना नहीं। यह एक लिंग संलग्न रोग है, बिल्कुल सही बात है, लिंग संलग्न रोग है, एक संलग्न। यह एक अप्रभावी जीन है, ये भी सही है। यह एक प्रभावी जीन है, नहीं यह प्रभावी जीन नहीं है, अप्रभावी जीन, क्योंकि यह अगर स्त्रियों में देखोगे तो स्त्रियों में जब दोनों एक्स पर होता है तब यह क्या होती है, रोगी होती है, अगर एक एक्स पर होता है तो यह रोगी नहीं होती, तब क्या होती है, वाहक होती है, क्या होती है, वाहक। लेकिन पुरुषों में एक ही एक्स होने के कारण क्या होता है, यह रोगी हो जाता है, क्या हो जाता है।
ये आपका एक्स लिंक गुणसूत्र है, लेकिन ये अप्रभावी, प्रभावी नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपसे पूछा था गलत क्वेश्चन, यहाँ कर दिया प्रभावी, तो प्रभावी नहीं होता, अप्रभावी होता है। वैसे आप कॉमन सेंस लगा सकते हो क्या कि यहाँ पर कर अप्रभावी, यहाँ कर प्रभावी, या तो अप्रभावी होगा या तो प्रभावी, तो दोनों में से एक सही है, एक गलत है। अब कौन सही है कौन गलत है तो आपको पता होना चाहिए। चलो अब बढ़ते हैं आगे। यदि दो जनक थैलीसीमिया जो कि एक अलिंग गुणसूत्र अप्रभावी विकार है के लिए वाहक है, तो गर्भ धारण करने की क्या संभावना है जिसके फलस्वरूप प्रभावित बच्चा पैदा होगा। देखो इसमें कह रहा है कि नर और मादा यानी माता और पिता दोनों क्या है थैलीसीमिया रोग से ग्रसित है, और यह अलिंग गुणसूत्र है, तो इसमें जो बच्चा पैदा होगा उसके रोग से ग्रसित होने की कितनी संभावना है, तो उसके रोग से ग्रसित होने की संभावना 100% है। 100% है कि वह ग्रसित होगा ही होगा अगर उसके माता और पिता दोनों क्या है रोग से ग्रसित है, क्योंकि अलिंग गुणसूत्र है लेकिन दोनों है ना, तो दोनों का आपको मिल जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा वो 100% है कि क्या वो आपका रोगी ही होगा। चलो ये सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा नीट 2000 ध्यान से देखो, एक आप देखो नीट 2013 में कितने क्वेश्चन पूछे गए, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी इस चैप्टर से आपका हर साल 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, यानी यहाँ आपका 16 से 20 मार्क्स कंफर्म होने वाला है इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर को ध्यान से मन लगा के पढ़ो, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग में बताया था, अभी फिर बता रहे हैं कि ये आपका हाई वेटेज चैप्टर वालों में से एक चैप्टर है, मतलब जिनका उन चैप्टर्स का जो कि नीट एग्जाम में हाई वेटेज के साथ आते हैं उनमें से ये चैप्टर एक है। तो इसको अच्छे से पढ़ो, इसका पीवाईक्यू भी अच्छे से जम कर करो, हर एक चीज को समझो, क्योंकि ये आपको आने वाले नीट 2024 में कम से कम 20 मार्क्स का इस बार भी कंफर्म है कि, तो इतना तो कंफर्म नहीं बोला सकते कि पेपर बनाने, लेकिन इतना कंफर्म है 4 से 5 क्वेश्चन आने ही आने, यानी आपका 16 से 20 मार्क्स कंफर्म होने वाला है इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप ना करो, इसको जरूर देखो, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। क्या करा, एक सामान्य दृष्टि वाला पुरुष जिसका पिता वर्णन था, पिता उसका औरान था, एक ऐसी स्त्री से विवाह करता है जिसका पिता भी वरान था, उनकी पहली संतान एक पुत्री हुई, इस पुत्री की वरान होने की क्या संभावना होगी। देखो इस तरीके का क्वेश्चन आपने पहले किया था, बस वहां पर थोड़ा सा चेंज था, यहाँ पर थोड़ा चेंज है, तो आपने क्वेश्चन अगर कर लिया तो आप कर समझ रखो, क्योंकि आपको पढ़ने के बाद आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर तो किसी क्वेश्चन हल कर ले जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देखो कह रहा है एक सामान्य दृष्टि वाला पुरुष जिसका पिता वरान था। चलिए बताओ आप क्या मतलब बताओ कि पिता से कभी भी रोग पुत्र में जाता है, पुत्र में क्या पुत्र में जाता है, नहीं, क्यों, क्योंकि पिता से तो जाता है वाई, और वाई पर कोई भी रोग का लिंक होता नहीं, क्योंकि यहाँ पर होता है यक्स में, यानी ये आपका स्वस्थ होगा, यानी यहाँ पर जो पिता का कार्य करेगा यानी जो नर है वो आपका स्वस्थ है, कैसा है स्वस्थ। फिर कह रहा है कि एक ऐसी स्त्री से विवाह करता है जिसके पिता वरान था। अब देखो पिता वरान है तो पिता से ध्यान दो कि पिता से आपका पुत्र में क्या जाता है, पुत्र में क्या जाता है यक्स जाता है, और पिता में देखो अगर पिता नर है तो नर में क्या होता है यक्स और वाई होता है, और ये रोगी है मतलब यक्स, और पिता से अगर पुत्र में जाएगा तो यक्स जाएगा, इसका मतलब ये आपकी कैसे होगी रोग की वाहक, यक्स वाई ये आपकी कैसे होगी रोग की वाहक। यहाँ पर जो नर आपका था वो स्वस्थ था, लेकिन जो आपकी मादा है वो क्या है रोग की वाहक है, अगर रोग की वाहक है तब इनसे अब कहा है कि पहली पुत्री हुई तो इसकी जो रोग से ग्रसित होने की संभावना क्या है, तो देखो नर आपका स्वस्थ है यक्स वाई, मादा आपकी अस्वस्थ है, अस्वस्थ नहीं है वो आपकी वाहक है। अब इनकी जगह क्रॉस कराओगे तो क्या होगा यक्स, इसका अगर इसके साथ कराओगे तो क्या होगा यक्स, वाई के साथ कराओगे तो क्या हो जाएगा यक्स नॉट वाई, आपका यहाँ से यक्स। तो यहाँ पर आपसे सिर्फ पुत्री पूछा, क्या पूछा पुत्री, देखो पुत्री कहा क्योंकि पहले क्या हुई पुत्री हुई है, तो अगर पुत्री हुई तो देखो ये यहाँ पर पुत्री है और एक यहाँ, तो यहाँ पर एक रोगी है, तो रोगी ने एक वाहक है, ठीक है याद रखो ये वाहक है, और ये आपका स्वस्थ है। आपसे पूछा क्या है कि पुत्री हो तो इस पुत्री के वरणांध होने की संभावना क्या होगी। अब आपने देखा कि दो पैदा हो रहे हैं उसमें से एक आपका है तो आपने मार दिया 50%, कितना 50%, और आपने 50% मारकर गलत कर, अगर आपने इसको 50% मारा तो आपने तो देख लिया सही है, लेकिन ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया, क्योंकि देखो क्वेश्चन में देखो कहा है कि वर्णांध होने की संभावना होता है, ये नहीं बताना है कि कैसी है, इसमें जीन जा रहा है या नहीं जा रहा है, वर्णांध होने की क्या होता है, ये वर्णांध है नहीं ये वाहक है, वर्णांध नहीं यानी इसकी संभावना क्या होगी 0 होगी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका न कि डी। ये चीज को ध्यान दो वहां पूछ क्या रहा है, वर्णांध होने की पूछ रहा है या फिर वाहक होने की पूछ रहा है, तो अगर रोग से ग्रसित होने के लिए पूछ रहा था आपको उसको बताना होगा, अगर सिर्फ वर्णांध जीन का पूछता तो आप 50 लिख सकते थे, लेकिन जीन ने पूछा वर्णांध होने की संभावना पूछा तो यहाँ पर 0% है, तो वर्णांध होने की संभावना कितना है 0%, समझ आया।
आप गलती करोगे। देखो आपको हम वो चीजें तो बता दें कि आप यहाँ पे ये कर लो ये कर लो हो जाएगा, लेकिन देखो एक स्टूडेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि वो गलती कहाँ करेगा। अगर तुमको ये बता दिया जाए कि तुम गलती कहाँ करोगे तो क्या तुम कभी गलती करोगे? नहीं। अगर आपको ये पता है कि हम ये गलती करने वाले हैं या ये गलती हमसे हो सकती है, अगर आपको पता है तो आप उस गलती को कभी भी नहीं करोगे। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कहाँ गलती कर सकते हो तो आप गलती कर सकते हो। आप कितने भी अच्छे से पढ़ो, लेकिन अगर हो सकता है गलती हो सकती है, लेकिन आपको अगर ये पता है कि नहीं यहाँ पर ये गलती हो सकती है तो आपको गलती नहीं होगी। इसलिए आप उन चीजों को पढ़ो, यानी आप कहाँ गलती कर सकते हो ये देख लो, तो फिर आपसे गलती हो ही नहीं सकती। क्योंकि वो गलती आप करोगे नहीं, अब उसके बाद गलती नहीं होगी तो सही ही होगा। अब गलती का दो ही तो ऑप्शन होते हैं, या तो गलत हो गया तो सही होगा, अगर गलत आप जानते हो तो सही होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक मेंडली संकरण में F2 पीढ़ी में पाया गया कि जीन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप दोनों अनुपात एक समान है, यह मामला क्या दर्शाता है? यानी किसी में बताया गया कि F2 पीढ़ी में, देखो F2 पीढ़ी में आपका क्या कर रहा है कि एक अनुपात दो अनुपात और एक, ये आपका दोनों है, जीनोटाइप भी है और फिनोटाइप भी, जीनोटाइप भी और फिनोटाइप भी। अगर जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों हैं तो ये किस में होता है? सप्रभाविता में। तो सप्रभाविता में होता है। फिर अगर पढ़ो द्विसंकर क्रॉस में इसमें नहीं होता है। संपूर्ण प्रभाविता या एक क्रॉस संकर में ये अपूर्ण प्रभाविता एक क्रॉस संकर इसमें होता है। जैसे एक बार फिर देखो यह मामला क्या दर्शाता है। यहाँ पर अगर ऑप्शन देखो यह सप्रभाविता दर्शाता है, संपूर्ण प्रभाविता ये नहीं दर्शाता है, अपूर्ण सप्रभाविता ये इस दर्शाता है, ये दोनों दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो इसको आप नहीं लिखो, क्यों? क्योंकि आपको ये दर्शा नहीं कि एक क्रॉस या द्विक्रॉस, लेकिन यहाँ साफ साफ लिखे एक क्रॉस, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी। ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि आपके दिमाग में आ सकता है कि सप्रभाविता, क्योंकि सप्रभाविता में एक टू में होता है, लेकिन यहाँ देखो एक क्रॉस की द्विक्रॉस ये नहीं कहा, लेकिन यहाँ पर सोना स्वयं कह दिया कि एक क्रॉस संकरण है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी ज्यादा सही है। तो यहाँ पर आपका आंसर है डी होगा। कौन? डी। समझ में आ गया? अब आगे बढ़े चलो। नेक्स्ट क्या रहा है, परीक्षा संकरण किस लिए किया जाता है? अगर आपसे पूछे कि परीक्षा संकरण टेस्ट क्रॉस क्यों किया जाता है, तो एक पौधे का F2 पर जीन प्रारूप निर्धारित करने के लिए। आपका ऑप्शन नंबर ए ही सी। तो वैसे भी आपको पता है कि जो आपका जीन प्रारूप होता है ना, उसको अगर टेस्ट क्रॉस कराया क्यों गया था? जब उनको पता नहीं चला, उनको पता करना था कि जो आप ग्रास करा रहे हैं ये प्रभावी है अप्रभावी है या समयोजी है विषमयोजी है, तो इसको पता करने, उसका जीन प्रारूप पता करने के लिए उसका अपने ही क्या है, अपने ही जनक से संकलन करा दिया गया, जिससे यह साफ हो गया कि वो क्या है, समयोजी है विषमयोजी है आपका कोई और है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपल से समझना है कि यह कैसा है। तो इसको समझने के लिए ही क्या कराता है, परीक्षा संकलन टेस्ट क्लास कराया जाता है। तो टेस्ट क्लास क्या होता है, F2 पीढ़ी में जीन प्रारूप का निर्धारण करना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी पढ़ने की जरूरत। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या करा, निम्नलिखित में से वह कौन सी एक दशा है जिसमें दिए जा रहे उदाहरण के संदर्भ में लिंग निर्धारण की सही बताई गई है? यानी आपको चार अवस्था दी गई, इसमें सबके बताना कि कौन सही बता रहा है कौन गलत है। देखो सब में मुझे लिंग निर्धारण गुणसूत्र जेड जेड से पक्षियों में मादा लिंग का निर्धारण होता है। देखो सब मुझे लिंग, तो पक्षियों में जेड डब्ल्यू होता है, कौन मादा, क्या पता। अगला, 100 प्रकार के लिंग गुणसूत्र जेड जेड से टिड्डी में नर लिंग का निर्धारण होता है। 100 प्रकार के लिंग निर्धारण गुणसूत्र में जेड जेड से नर टिड्डी से नहीं होता है, इसमें भी मादा से होता है। किससे होता है? मादा से। ये भी गलत हो गया। आगे, मानव में यक्स ओ दशा जैसी एक टर्नर सिंड्रोम में पाई जाती है, ये मादा लिंग का निर्धारण होता है। ये आपका देखो मादा लिंग निर्धारण नहीं होता, टर्नर सिंड्रोम तो पाई जाती है, लेकिन इसमें मादा का लिंग निर्धारण नहीं होता। तो यहाँ पर आप भटक सकते थे, क्योंकि यहाँ तक तो उसने सही कहा कि मानव में 110 जैसे कि टर्नर सिंड्रोम पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे मादा लिंग निर्धारण नहीं होता। आगे पढ़ो, समयोजन लिंग निर्धारण यक्स एक्स से ड्रोसोफिला में नर बनता है, ये भी गलत। ये भी क्या है? गलत। तो इसमें सही क्या होगा? तो देखो एक बार फिर क्वेश्चन आप ऑप्शन पढ़ लो, अगर आपको नहीं समझ आता एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ो। देखो समयोजी लिंग निर्धारण में जेड से पक्षियों में मादा लिंग निर्धारण होता है। यहाँ पे 100 प्रकार के लिंग गुणसूत्र में जेड टिड्डी होता है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही। ये टिड्डो में क्या होता है? टिड्डो में आपका 100 प्रकार के लिंग गुणसूत्र जेड जेड प्रकार से होता है, यानी 100 प्रकार जेड जेड प्रकार होता है किसमें? टिड्डो में। आपने पीछे देखा भी था टिड्डो में एक प्रकार एक ऑप्शन आया था, यह क्वेश्चन आपका 2011 में आया, इसके पहले भी आया था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। क्या करा, जब कभी दो असंबंधित व्यष्टियों अथवा वंशाक्रमों के बीच संकरण कराया जाता है, तब F1 पीढ़ी या F1 में क्रॉस कार्य उनके दोनों जनकों से श्रेष्ठतम होता है, इस परिघटना को क्या कहा जाता है? अगर जब कभी दो असंबंधित व्यष्टियों अथवा वंशाक्रम के बीच संकरण कराया जाता है तो इनके बीच जो बनता है वो क्या होता है?
देखो इसको एक अलग नाम दिया जाता है संकर ओज। क्या नाम दिया जाता है? संकर ओज। यानी जब अलग अलग बेष्टियों के बीच संकर कहा जाता है जिसका नाम होता है संकर ओज। यानी ऑप्शन नंबर ए का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी एक युग्मनजी कोशिका की अवस्था सामान्य अवस्था मादा के बच्चे के जन्म के लिए होती है? तो यहाँ पर कौन सी अवस्था है तो मादा के सामान्य के जन्म होती है। तो अगर मादा के लिए बात करें तो आपका जो लिंग निर्धारण होता है किसमें? अगर हम बात करें मनुष्य में लिंग निर्धारण की, मनुष्य में लिंग निर्धारण, तो इसमें आप देखो होता क्या है, अगर नर है तो नर में यक्स वायु होता है। अगर वो मादा है, मादा में क्या होता है? यक्स। तो अब सिर्फ पूछ रहा है मादा क्या कहा, देखो सामान्य अवस्था में मादा बच्चे के लिए, तो मादा बच्चे के लिए क्या होगा? 2x होगा। एक एक्स एक वाई, ये तो किसके लिए होता है? नर के लिए होता है। आप पूछ रहा मादा, ये तो गलत हो गया। 2x, हाँ ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। इसमें 2x की जरूरत पड़ती है अगर मादा की बात कर रहे हैं, ठीक, केवल एक्स या वाई से नहीं। तो ये आपका सिंपल सा आंसर हो गया। चले आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो क्या करना, मानव में एबीओ रक्त समूह का नियंत्रण जीन आई द्वारा होता है। इसके 3 एलील युग्मकल्पी ए आई ए आई बी आई ए और आई होते हैं। चूंकि 3 भिन्न एलील हैं तो भिन्न जीन प्रारूप होने की संभावना होती है। तो लक्षण प्रारूप कितने बन सकते हैं? इसलिए 6 बताइए। देखो इसमें कह रहा है कि जीन प्रारूप जो जीनोटाइप वो 6 होते हैं। कैसे 6 होते हैं? देखो आई ए आई ए आई ए आई ओ, एक होता है आई बी आई, एक होता है आई बी, फिर आपका होता है आई ए आई बी, और एक होता है आई ओ। ये 6 आपके क्या होते हैं? जीन प्रारूप होते हैं। कितने? 6 जीन प्रारूप। तो बताओ लक्षण प्रारूप क्या हो? लक्षण प्रारूप अगर देखोगे तो यहाँ पर ये ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप ए को दर्शाता है, ये ब्लड ग्रुप बी को दर्शाता है, ये ब्लड ग्रुप ए बी को दर्शाता है, ये ब्लड ग्रुप ओ। यहाँ पे जो फिनोटाइप होते हैं वो 4 होते हैं। और अगर बात करें किसके? जीनोटाइप के, जीनोटाइप के आपका कितने होंगे? 6। तो फिनोटाइप 4 और जीनोटाइप 6, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? 4। ठीक है, आपको ऐसे पता है कि ए बी और समूह 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ए बी और ओ, ये 4 बनते हैं। समझ आएगा? चल, तो ये आपके पूरा क्वेश्चन थे। देखिए टोटल कितने क्वेश्चन है? 2010 तक के क्वेश्चन लिए। 2010 तक के आप क्वेश्चन कर लो, इतना सफिशियंट है। ठीक है, अगर आप कहोगे तो नेक्स्ट सेशन में हम इसको और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा देंगे आपके लिए। तो 2010 तक का आपने कंप्लीट किया है तो ये आपके लिए एनफ है, सफिशियंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस किया तो आपने ये देख, यहाँ पर आपको ये समझ आ गया कि इस चैप्टर में ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें क्या आ रही है। इसमें सबसे पहले आपको आनुवंशिक विकार पूरा पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? आनुवंशिक विकार। फिर मेंडल के क्रॉस में कौन कौन सी अवस्थाएं, कौन कौन सी स्थितियां ली गई ये पता होना चाहिए। एकल संकर, द्विसंकर, स्वतंत्र विभेद, प्रभाविता, अप्रभाविता, इन सब चीजों का आपको पता होना चाहिए क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। ठीक, तो जितना पढ़ा है आप उसको रिवाइज कर लीजिए, कहाँ दिक्कत आ रही है उसको आप क्लियर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के पीवाईक्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।